हे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न थ्योरी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ईस्टर्न थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन परसेप्शंस। तो इस बार हम पढ़ेंगे वेस्टर्न थ्योरीज। क्या वेस्टर्न थ्योरीज हैं जिनकी वजह से हमारा जो मास कम्युनिकेशन जो है बिल्डअप हुआ है, आप ये कह सकते हैं। तो वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन आपकी, ठीक। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इसमें वेस्टर्न थ्योरीज़ में कौन कौन सी थ्योरीज़ पढ़ने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सारी थ्योरीज़ हमारी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी है आपकी प्लेटो। थ्योरी कहें या मॉडल भी कह सकते हैं आपसे, ठीक है। प्लेटो मॉडल, फिर है एरिस्टोटल, मॉडल, हाइपोडर्मिक मॉडल, एट्थ इज साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएट थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो मॉडल। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने कहा कि किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो प्लेटो ने आपको 5 एलिमेंट्स दिए। वो 5 एलिमेंट्स क्या थे, चलिए जानते हैं उनके बारे में। पहला ईथोस, दूसरा जो एलिमेंट दिया दैट वाज लोगोस, तीसरा जो एलिमेंट प्लेटो ने दिया दैट वाज पैथोस, और फोर्थ जो एलिमेंट उसने दिया वो था काइरोस। क्या था मॉडल? प्लेटो मॉडल था, ठीक है। जो प्लेटो कौन था? एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने 5 एलिमेंट्स दिए कम्युनिकेशन के अंदर। वो क्या थे? इथोस, लोगोस और पैथोस और कैरोस, ठीक है। अब इथोस के अंदर हम क्या देखते हैं? स्पीकर की क्रेडिबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? स्पीकर की क्रेडिबिलिटी देखते हैं। हाँ, तो इथोस के अंदर क्रेडिबिलिटी देखते हैं हम किसकी? स्पीकर की। मतलब आप ये देखेंगे कि जो स्पीकर है, जिसने भी अपनी बात कही है, जो आपसे बात कर रहा है, वो कितना क्रेडिबल है, कितना सही है, उसकी तभी आप ये जानेंगे ना कि देखो, अगर एक हम ट्रस्टवर्दी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, तो जो बात टीचर कहेगी दैट इज़ मोर क्रेडिबल, आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे रादर आप किसी भी अननोन बंदे से, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड की वही बात सुनेंगे। तो आपको किस पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा? आपको टीचर की बात पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, नॉट अबाउट अदर थिंग्स। कभी आप सोचें कि हाँ नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स पे ज़्यादा बिलीव करूँगा या करूँगी। खैर, चलो लोगोस के बारे में सुन लेते हैं। लोगोस का मतलब होता है लॉजिक, मतलब जिस या किस लॉजिक के साथ स्पीकर ने अपनी बात रखी है, ठीक। अब सपोज हम एक साइंस में एक छोटी सी टर्म पढ़ते हैं, या एक नॉर्मल टर्म मैं बता देती हूँ, टर्म या एक सिचुएशन नॉर्मल, ठीक है। जैसे हम बात करें कि सुबह और शाम होती है, ठीक है, सुबह और शाम होता है, लेकिन क्या बस स्पीकर ने कहा कि सुबह हो जाती है 12 घंटे की, और आपका जो शाम है या रात है वो भी 12 घंटे की होती है। अब लॉजिक वो क्या देगा कि ये क्यों होती है 12 घंटे की दोनों चीज़ें? क्योंकि ना हमारा जो सन है वो तो एक जगह रहता है, पर हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो घूमती है, रोटेट करती है अपनी जगह पे। जब रोटेट करती है तो उसकी वजह से आपका दिन और रात होती है। तो ये आपको लॉजिक समझ में आया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, स्पीकर की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा, आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये
जो उन्होंने कहा था कि दिन और रात होते हैं, वो क्यों होते हैं, आपको ये चीज़ पता चल गई। ठीक, पैथोस मतलब किस तरीके का इमोशनल लिंक आप अपनी ऑडियंस से बिल्डअप कर रहे हैं, किस तरीके का इमोशनल लिंक है आपका अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक, तो प्लेइंग विद इमोशंस, प्लेइंग विद इमोशंस जैसे कि आप बात करें, जब भी कोई पॉलिटिशियन अपनी बात रखता है अपने वोटर्स के सामने, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने इमोशंस बताता है। ठीक है, आप उनके इमोशंस के साथ खेलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो सबसे पहले ट्रेजेडी रखेगा। उससे क्या होगा, उसको सिंपैथी मिल जाएगी अपने वोटर्स से। एंड दैट इज़ व्हाट वी से कि उसका इमोशन क्या है। इमोशन के अंदर आता है आपका ट्रस्ट कितना है उसके ऊपर। इमोशन के अंदर आता है कि आप अपने स्पीकर के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरीके के इमोशंस आपके अंदर उसके लिए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइरोस। काइरोस का मतलब होता है टाइम, मतलब किस तरीके का सही टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन को सॉलिड बनाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं इसका भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप ये कह रहे हैं या गवर्नमेंट कह रही है सपोज़ कि हम जो कोई डिज़ास्टर हुआ है, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं ये सब, तो हम उनको राहत सामग्री पहुंचाएंगे। अब राहत सामग्री उसी तभी तक ज़रूरी है और तभी तक उसकी वैल्यू है जब तक वो समय पर पहुंचे। ठीक है, सपोज़ अब जो सरकार है वो पहुंचा रही है 2-3 महीने बाद, कोई भी डिज़ास्टर या क्लैमिटी हुई है उसके 2-3 महीने बाद अगर वो राहत सामग्री भिजवा रही है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई ख़ास पॉइंट होगा। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग कि आप किस समय काम कर रहे हैं, किस समय अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस समय अपनी बात रख रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज कैरियोस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अगला मॉडल। अगले मॉडल पर चलते हैं। चलिए, अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एरिस्टोटल मॉडल। हाँ जी, हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल्स मॉडल। ठीक, अब एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल भी एक ग्रीक फिलोसोफर था बंदा, ग्रीक फिलोसोफर जिसने 300 BC के अराउंड अपना ये मॉडल दिया। ठीक, और ये इसीलिए कंसिडर करा जाता है फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, पहला मॉडल कम्युनिकेशन का। ठीक, अब एरिस्टोटल ने जो ये मॉडल दिया वो लीनियर कहा जाता है। लीनियर क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक डायरेक्शन में। अब मैं बताती हूँ व्हाट इज एक्चुअली लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है? ठीक है, लीनियर मतलब स्पीकर से रिसीवर की तरफ सिर्फ इस डायरेक्शन में ही, एक ही डायरेक्शन में आपका जो कम्युनिकेशन है, जो बात है, वो चलती जाएगी। ठीक है, इसको कहेंगे हम लीनियर मॉडल, या फिर क्या कह सकते हैं, वन डायरेक्शनल मॉडल। अब जो एरिस्टोटल का मॉडल था वो बेसिकली बेस्ड है आपके स्पीकर के ऊपर, कि स्पीकर किस तरीके से अपनी बात पहुंचा रहा है रिसीवर तक। तो इसीलिए ये एक स्पीकर बेस्ड मॉडल कहा जाता है। ठीक, अब आपका जो एरिस्टोटल मॉडल है, ये भी नोट करें आप कि इस एरिस्टोटल मॉडल जो है वो किस लिए इस्तेमाल करा जाता है। एरिस्टोटल मॉडल को गोल्डन मॉडल कहा जाता है। क्यों गोल्डन मॉडल? किस चीज़ के लिए गोल्डन मॉडल? फॉर पब्लिक स्पीकिंग, मतलब अगर आपको बाहर बात करनी है किसी से, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग मतलब स्टेज पे बात करनी है, आपका जो पॉलिटिशियन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, टीचर आपसे बात करना चाहती है, ऑल दीज पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के जितने भी आपको ये वो कहा गया है, ये पब्लिक स्पीकिंग जितने भी चीज़ें इंक्लूड करती हैं, जैसे कि आपकी स्पीच, लेक्चर, टीचर जो लेक्चर्स देती हैं वो लेक्चर्स, सेमिनार्स,
ये सारे क्या हैं? ये सारे आते हैं आपके पब्लिक स्पीकिंग में, इसलिए इसको क्या कहा गया है? गोल्डन मॉडल। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय करा जाता है, आपका एरिस्टोटल मॉडल एम्प्लॉय करा जाता है इन सभी चीज़ों में। सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग नोन एज गोल्डन मॉडल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगली बात जो हम करेंगे कि एरिस्टोटल मॉडल कि क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक, किसके बेसिस पर इसने अपना मॉडल दिया। तो एरिस्टोटल ने 3 एलिमेंट्स दिए कम्युनिकेशन के। अब ये 3 एलिमेंट्स क्या थे? 3 एलिमेंट्स थे ईथोस, पैथोस और आपका लोगोस। मतलब हमने जो प्लेटो के मॉडल में पढ़ा था कि उसने कितने दिए थे? उसने दिए थे 4, ठीक है, ईथोस, लोगोस, पैथोस और कैरियोस। तो ये जो 4 उसने एलिमेंट्स दिए, इसमें से अगर हम कैरियोस को मतलब टाइम को हटा दें तो ये एरिस्टोटल मॉडल के एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक। तो ईथोस, वही ईथोस का मतलब है आपका स्पीकर की क्रेडिबिलिटी। अब मैं इसको समझाऊंगी नहीं क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने आपको उसमें प्लेटो के मॉडल में समझा दिया है। और अगर आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप वीडियो को पीछे करें और थोड़ा सा देख लें, ठीक। पैथोस मतलब आपकी इमोशंस, और लोगोस यानी लॉजिक, ठीक। मैंने आपको एक ब्रीफ एक वर्ड में बता दिया कि ये क्या होना है, इनका क्या मतलब है इन 3 एलिमेंट्स का। अगर आपको फिर भी डिटेल में थोड़ा सा जाना है तो थोड़ा वीडियो पीछे करें, थोड़ी सी पेन लें और फिर उसके बाद आप समझें, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझा चुकी हूँ। अब एरिस्टोटल का मॉडल का मैकेनिज्म समझ लेते हैं थोड़ा सा, किस तरीके का मैकेनिज्म या किस तरीके की वर्किंग चलती है एरिस्टोटल मॉडल में। देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। आपका एक लीडर है, कोई भी लीडर है, ठीक, उसने कोई वॉर के अंदर स्पीच रेडी करी, स्पीच दी, फिर वॉर में क्योंकि इसने स्पीच दी तो और क्या इसने करा? किसको देगी? अब एक लीडर है, वो वॉर के लिए लोगों को स्पीच दे रहा है, तो किसे दे रहा होगा? वो सोल्जर्स ही होंगे, ठीक है। तो सोल्जर्स को तो लीडर ने सोल्जर्स को वॉर के दौरान एक स्पीच दी जिसका हम क्या देखेंगे? इफेक्ट देखेंगे। क्या इफेक्ट हो सकता है इसमें? या तो वो जीतेंगे, विन, और डिफीट, विन या जीत, या तो वो जीतेंगे या फिर वो क्या करेंगे? वो फेल हो जाएंगे, लूज, वो हार जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका लीडर है, लीडर को हम कहते हैं स्पीकर। स्पीच आपकी क्या है? स्पीच है आपका मैसेज। वॉर मतलब ओकेजन, और सोल्जर्स क्या हैं आपके यहाँ पर? सोल्जर्स हैं आपके रिसीवर्स, ठीक। इफेक्ट आपका क्या आया? इफेक्ट डिफीट। अब क्या होता है, देखिए कोई भी वॉर होता है तो उसके अंदर आपको पता है कि बिल्कुल साधन जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं, सपोज ऑलमोस्ट साधन बराबर होते हैं। दो कंट्रीज जो वॉर में हैं या फिर जो 2 टीम हैं उनके पास ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कोई भी गेम खेल रहे हैं आप तो सेम साधन ही होते हैं, बस फ़र्क क्या होता है? एक मोटिवेशनल स्पीच का, एक मोटिवेशन का फ़र्क होता है, ठीक है। तो उसी से क्या चीज़ होती है? उसी से आपको जीत और आपकी हार डिसाइड होती है, ठीक। तो यहाँ पर मैसेज का रोल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? हमने कहा स्पीकर सेंटर्ड है ये। तो स्पीकर का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से अपने मैसेज को, अपनी स्पीच को प्रेजेंट कर रहा है, कितना मोटिवेट कर पा रहा है अपने सोल्जर्स को। अगर वो नहीं करेगा मोटिवेट तो वो नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
लीडर। नॉर्मली क्या होता है एरिस्टोटल मॉडल में, क्योंकि हमने कहा ये सेमिनार्स, लेक्चर्स और आपके किस में इस्तेमाल होते हैं, ये होते हैं आपकी स्पीचेस में इस्तेमाल। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि ये एक पहले से ही हम क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक इम्प्रेसिव सा कंटेंट बनाते हैं और उसको फिर जाकर हम प्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके स्पीकर को ये पता हो कि किस तरीके के टारगेट ऑडियंस है उसकी, वो किसको टारगेट कर रहा है, किसके लिए बोल रहा है, ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है आपके इस एरिस्टोटल मॉडल का वो यही है कि ये वन डायरेक्शनल है, लीनियर मॉडल है एक। मतलब आपको इसमें ज़्यादा फीडबैक के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, फीडबैक के बारे में पता ही नहीं चल रहा है आपको। यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि सोल्जर्स क्या कहना चाह रहे हैं? सोल्जर्स भी तो कुछ कहना चाहते होंगे स्पीकर से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दैट्स वाई इट्स लीनियर। और यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके फीडबैक का। यहाँ पर इन्होंने ये भी नहीं बताया कि हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस आ गया हो। हमने पढ़ा था कि जो 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उसके अंदर नॉइज़ या बैरियर्स भी होते हैं, तो नॉइज़ का भी इन्होंने कोई जिक्र नहीं करा है यहाँ पर अपने मॉडल में। तीसरी चीज़ जो एरिस्टोटल ने के मॉडल में हम कहते हैं खामी है, वो ये है कि स्पीकर सेंटर्ड है, वही लीनियर, तो स्पीकर सेंटर्ड मतलब अगेन रिसीवर के बारे में कोई बात नहीं है, रिसीवर को कुछ कहना है नहीं कहना, नोबडी केयर्स। what only cares, what is under attention is speaker, that's why it is known as speaker center। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डी लासवेल मॉडल। अब डी लासवेल मॉडल में आप क्या देखेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो चैनल्स हैं, जो आपके चैनल्स हैं डी लासवेल मॉडल में, वो न्यूमरस चैनल्स रहेंगे, ठीक है। चैनल्स न्यूमरस हैं मतलब बहुत सारे हैं। डी लासवेल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। क्योंकि ये वेस्टर्न थ्योरी है तो हम इसमें ज़्यादातर बाहर के लोगों के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने मॉडल में कम्युनिकेशन को एज अ क्वेश्चन देखा, कम्युनिकेशन एज अ क्वेश्चन। दैट मीन्स इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चंस जो आपके कम्युनिकेशन एक क्वेश्चन, कम्युनिकेशन प्रोसेस एक आंसर है आपके क्वेश्चंस का। दैट मीन्स कौन से वाले क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चंस जान लेते हैं। हु सेड इट, किसने कहा था। व्हाट वाज सेड, क्या कहा था। चैनल क्या यूज करा गया, जब बात अपनी कही गई, मैसेज पहुंचाया गया तो क्या चैनल यूज करा गया था। टू whom, किससे कहा। एंड फाइनली विद व्हाट इफेक्ट, विद व्हाट इफेक्ट। अब एक बात समझिए आप, हु सेड इट मीन्स आपका सेंडर, व्हाट वाज सेड मीन्स आपका मैसेज, क्या कह रहा है वो, मतलब मैसेज क्या पहुंचाना चाह रहा है। चैनल यानी कि आपका मीडियम, किस तरीके से अपनी बात आपको पहुंचाई गई है सेंडर के थ्रू। हो सकता है उसने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू रिटन फॉर्म में भेजा हो सकता है उसने स्पोकन फॉर्म में भेजा हो, या हो सकता है उसने सिर्फ जेस्चर्स यूज करे हो, ठीक। टू होम मीन्स योर सेंडर। एंड व्हेन वी से कि विद व्हाट इफेक्ट, इसका मतलब हो गया आपका इफेक्ट, मतलब जो भी ये कम्युनिकेशन हो रहा था इसका इफेक्ट क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा इससे, दैट इज कम्युनिकेशन
अकॉर्डिंग टू डी लासवेल। ठीक, अब आपका जो डी लासवेल मॉडल है तो उसने क्या कहा, ये कहा कि ये भी एक तरीके से क्या है, आपका लीनियर मॉडल है। तो डी लासवेल मॉडल आपका लीनियर है और इसमें भी फीडबैक, नॉइज, इनके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। और क्योंकि ये लीनियर मॉडल है तो फीडबैक का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक, एडवांटेज लेकिन इसकी सबसे बड़ी रही कि ये समझने में बहुत आसान है, तो इजी टू अंडरस्टैंड, इफेक्टिव रहता है ये। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया यहाँ पर, तो ये इफेक्टिव रहता है। फिर ये ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप के कम्युनिकेशन में सूटेबल है, सूटेबल फॉर ऑल कम्युनिकेशंस, हर तरीके के कम्युनिकेशन में ये आपको सूटेबल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं शैनन वीवर मॉडल के बारे में। ठीक है, शैनन वीवर मॉडल के बारे में हम बात कर लेते हैं। शैनन वीवर मॉडल हमारा 1948 में आया। कब आया शैनन वीवर मॉडल? 1948 में। इसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल द मॉडल्स, मदर ऑफ ऑल द मॉडल्स। क्यों कहा जाता है इसको मदर ऑफ ऑल द मॉडल्स? द रीज़न बीइंग कि इतना सिंपल मॉडल है कि इसमें से बहुत सारे दूसरे मॉडल्स डिराइव करे गए हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग नोन एज मदर ऑफ मॉडल्स। ठीक है, फिर बात आती है आपका जो शैनन वीवर मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने क्यों कहा ये इम्पोर्टेंट है? सबसे बेसिक रीज़न है इसका, सबसे पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर मॉडल माना जाता है इसको और हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते इसको, तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरे जहान में इसको एक्सेप्ट करा जाता है शैनन वीवर मॉडल को। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो हम पढ़ रहे हैं शैनन वीवर मॉडल के बारे में। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है, या आप कहें कि ये किस तरीके से काम करता है। तो शैनन वीवर मॉडल को हम बेसिकली एक चार्ट बना रही हूँ मैं, जो इजीली आपको, जिसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले होता है सोर्स, इंफॉर्मेशन की सोर्स, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है आपकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। अब यहाँ जब इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, एक बात समझिए, हम ये एक थोड़ा सा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रेन देख सकते हैं, माउथ, सिग्नल, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, और मैं कहूँगी कि इसका प्रोसेस भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है पहले ब्रेन के थ्रू माउथ में। ठीक है, आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, फिर वो जाती है माउथ में। माउथ में मतलब आप बोलते हैं उसको, और वो क्या बन जाता है? सिग्नल। सिग्नल बनकर एक चैनल, ठीक है, एक चैनल के थ्रू वो रिसीवर तक पहुंचता है। इस दौरान क्या होता है? चैनल को अफेक्ट करता है आपका नॉइज। ठीक, तो मतलब यहाँ पर शैनन वीवर ने नॉइज के बारे में बात की। अब तक प्लेटो मॉडल, चाहे एरिस्टोटल मॉडल के बारे में बात करें, चाहे डी लासवेल मॉडल के बारे में बात करें, नॉइज के बारे में किसी ने बात नहीं करी। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे डिफरेंस आ गया मॉडल में, क्या कि रिसीवर से सेंडर तक इंफॉर्मेशन जा रही है, जिसको हम कह रहे हैं फीडबैक। तो ये एक अलग डिस्टिंग्विशिंग फीचर आ गया शैनन वीवर मॉडल का, कि यहाँ पर फीडबैक का भी इस्तेमाल करा जा रहा है। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि रिसीवर अपनी बात सेंडर तक पहुंचा रहा है। ठीक, सो Shannon-Weaver model is basically when your information
is when your information gets transmitted, okay, gets transmitted from your brain to your mouth, मतलब ब्रेन के अंदर से माउथ तक जा रहा है, एंड देन ट्रेवल्स एज अ सिग्नल की तरह एक फिर ये ट्रैवल कर रहा है, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, कुछ डिस्टर्बेंसेस के साथ मिक्स होते हुए चैनल के थ्रू, एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंच रहा है। फर्दर रिसीवर आपका फीडबैक देता है किसको, सेंडर को, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, शैनन वीवर मॉडल का कम्युनिकेशन, किस तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब शैनन वीवर मॉडल की भी कुछ क्रिटिसिज्म या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये नेगेटिव पॉइंट्स, सबसे पहला जो है दैट इज ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के लिए, अगर आप इंटरपर्सनल रिएक्शन के लिए इंटरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल के बारे में, ठीक है, तो ये हाईली यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। पर वहीं आप अगर इसके बारे में बात करें कि मास कम्युनिकेशन पर, मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत लीस्ट है यहाँ पर। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता, कि आपका मास कम्युनिकेशन मीन्स आपका जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है मतलब दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में शैनन वीवर मॉडल का यूसेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से यूज़ होता है। मास कम्युनिकेशन में ये इसका इस्तेमाल कुछ खास नहीं है, नहीं हो पाता ये यूज़। सेंडर का इसमें प्राइमरी रोल रहता है, सेंडर का प्राइमरी रोल है, मतलब अगेन इट इज काइंड ऑफ, अभी तक हम पढ़ रहे थे एरिस्टोटल मॉडल और प्लेटो, और उसमें कौन सा मॉडल पढ़ा अभी हमने पढ़ा था डी लास्वेल मॉडल, ठीक है। तो डी लास्वेल, प्लेटो और एरिस्टोटल में हमने पढ़ा कि सेंडर जो है वो प्राइमरी रोल में है, पैसिव कौन है, आपके रिसीवर्स। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो रिसीवर है वो अभी भी थोड़ा पैसिव में ही है, सेकेंडरी कह दो, ये ज़्यादा सही कहना होगा, पैसिव है, ठीक है। फीडबैक, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर फीडबैक दे, मैंने पैसिव क्यों कहा, जबकि वो फीडबैक दे रहा है, रीज़न यही है कि ज़रूरी नहीं कि रिसीवर फीडबैक दे सेंडर को, दैट्स व्हाई इट इज पैसिव। अगला जो कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ रहे हैं हम, वो है बर्लोज मॉडल। अब जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बर्लोज का मॉडल कम्युनिकेशन का। देखिए, बर्लो मॉडल आया था 1949 में। किस में आया था, ये आया था एक बुक में जिसका नाम है, बर्लो की एक बुक में जिसका नाम है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें आप। कभी कभी पूछ लेते हैं कि वो उस बुक का नाम बताएं जो बर्लो का मॉडल जिसमें आया था, ठीक। तो बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपका आया था द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बुक में, और बर्लोज मॉडल को हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं मॉडल ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहते हैं मैम, द रीजन बिहाइंड इज बर्लोस मॉडल के अंदर, इसको हम स्मैकर मॉडल भी कहते हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं इसके साथ दूंगी, स्मैकर मॉडल भी कहते हैं। स्मैकर मतलब S फॉर सोर्स, M फॉर मैसेज, C for channel and R is your receiver। अब पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि इसको हमने
मॉडल ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कहा? फिर आपकी एक क्यूरोसिटी जो है वो शांत हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए, तो सोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? सोर्स में हम पढ़ेंगे कि जो मैसेज या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो किस तरह से बनी है। मतलब आप इसमें पढ़ेंगे कि उसकी स्किल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं आपके सेंडर की। सेंडर, सोर्स मतलब सेंडर, ठीक है। तो सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से हैं। तो जितनी अच्छी स्किल्स होंगी कम्युनिकेटर की आपकी या फिर आपके सेंडर की, उतने ही अच्छे से वो अपनी बात कहेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स। इसके अलावा मैटर करता है उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब किस तरीके का बिहेवियर, किस तरीके का एटीट्यूड वो रखता है जिस समय वो बोल रहा है। एंड उसकी नॉलेज, कितना पढ़ा लिखा है, किस तरीके से उसकी नॉलेज का लेवल क्या है, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड क्या है उसकी, उसका कल्चर किस तरीके का है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके स्पीकर और सेंडर में, आपकी कम्युनिकेशन स्पीकर या सेंडर के कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती हैं ये, ठीक। फिर आपका आता है मैसेज। मैसेज मतलब ये सिंपल है, देखिए मैसेज आपका हो सकता है कि किस तरीके का कंटेंट आपने इस्तेमाल करा, किस तरीके का एलिमेंट्स आप डाल रहे हैं और किस तरीके से ट्रीटमेंट, मतलब स्पीकिंग सेंस कैसा है आपका, ठीक। और क्या है, कहीं कोई मैसेज के अंदर ऐसा कोड वोड तो नहीं है जो आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान समझ सकता है। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको नीचे ना कमेंट में डालना है कि हमने यही वाली बात और कौन से मॉडल में पढ़ी थी कि स्पीकर की जो बात है या स्पीकर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पर्टिकुलर बंदा ही, पर्टिकुलर रिसीवर ही एक्सेप्ट कर सकता है, समझ सकता है। ये किस मॉडल में कही थी और आपको ये भी बताना है कि उन्हें क्या कहते हैं, ठीक। सुनने वालों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, मॉडल का नाम बताना है और ये बताना है कि उन सुनने वालों को क्या कहते हैं। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ बर्लो मॉडल। सोर्स हमने पढ़ लिया। सोर्स के अंदर आते हैं स्पीकर की कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, कल्चर, उसका सोशल बैकग्राउंड। मैसेज के अंदर आपके आते हैं कंटेंट किस तरीके का है, ये मैं बता चुकी हूँ बट फिर भी एक बार लिख देती हूँ। एलिमेंट्स क्या क्या वो यूज़ कर रहा है, किस तरीके की उसका ट्रीटमेंट क्या है, मैसेज के को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है आपका मैसेज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा हमने स्मैकर में सी क्या है, चैनल। तो चैनल क्या है, चैनल आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ना हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, हम सेंस ऑर्गन्स को चैनल मान रहे हैं। मतलब आपकी हियरिंग एबिलिटी, हो सकता है आप सुन रहे हैं, हो सकता है आप स्मेल कर रहे हैं। समटाइम्स आप क्या कहेंगे, स्मेल। जैसे सपोज आपकी मम्मी ने बड़ा अच्छा सा खाना बनाया है, ठीक है, अब आप उसको सूंघते हैं तो उसमें से बड़ी अच्छे से खुशबू आ रही है। आप बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से मम्मी ने बड़े अच्छे से अच्छा सा खाना बनाया है, पनीर की सब्ज़ी बन रही है या हो सकता है कुछ आलू का कुछ नया कुछ बना रही हैं आपकी मम्मी, और आपको बैठे बैठे ना उसकी खुशबू आने लगती है और आपको ऐसा मन करता है कि बस आप चल देते हैं उसकी तरफ। आप कहते हैं पढ़ेंगे बाद में, पहले हम खाएंगे जो मम्मी इतना टेस्टी टेस्टी बना रही है। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पर रिसीवर हैं और जो सेंडर है वो है वो सब्जी, और चैनल वो खुशबू जो आप सूंघ रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग व्हाट विच आई एम सेइंग कि मैं समझाना चाह रही हूँ, यही चीज़ समझाना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पर जो चैनल है वो हियरिंग, स्मेलिंग, टचिंग, आपके जो सेंसेस हैं उनको चैनल कहा गया है, सेंस ऑर्गन्स जो हैं आपके। और आर तो आप समझ ही गए होंगे, रिसीवर। जैसे यहाँ पर मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हैं, ठीक। तो देखिए अब एक कम्युनिकेशन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। एक कम्युनिकेशन के अंदर सोर्स होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है और रिसीवर होता है, ठीक। ये एक तरीके से किसी भी सब्जी के बनाने के कोई इंग्रेडिएंट्स कह लें आप, रेसिपी कह लें आप, उसी तरीके से ये कम्युनिकेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एलिमेंट्स। तो इसीलिए बर्लो ने इनको नाम क्या दिया, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन।
आप समझे मैंने क्यों कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बर्लोज मॉडल को क्यों कहते हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल बहुत ही सिंपल मॉडल है और बहुत छोटा सा मॉडल है। आप समझिए, हेलिकल मॉडल को हम स्प्रिंग की तरह एसोसिएट करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ, हेलिकल मॉडल, पहली बात आप ये जान लीजिए कि हेलिकल मॉडल फ्रैंक डांस ने दिया था। हाँ जी, फ्रैंक डांस, शायद डांस करते रहते होंगे सारा टाइम, इसलिए इनका नाम ही ऐसा पड़ गया, फ्रैंक डांस। ठीक है, अच्छा 1967 में ये मॉडल आया। अब ये मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कम्युनिकेशन एक स्प्रिंग की तरह है। कैसा है, एक स्प्रिंग की तरह। तो जितना आप उसे जोर से आगे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, स्प्रिंग की तरह है, तो जितना आप आगे की तरफ उसे खींचेंगे उतना वो फिर से वापस उसी ही स्पीड से कहें आप, या फिर उसी ही तरीके से वापस आएगा। ठीक, तो दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से स्प्रिंग वापस जितना आगे जाती है उतनी ही पीछे वापस आती है, ऐसे ही आपका कम्युनिकेशन है, जितना आप आगे भेजेंगे उतना ही पीछे आएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे हाइपोडर्मिक मॉडल। हाइपोडर्मिक मॉडल अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये खुद ही एज अ क्वेश्चन आ जाता है। हेलिकल मॉडल, सॉरी हाइपोडर्मिक मॉडल। हाइपोडर्मिक मॉडल को आप बुलेट थ्योरी भी कहते हैं। शायद अब आपको थोड़ा सा ऐसे हो, अगर अपने स्कूल में पढ़ा हो या कॉलेज में, तो शायद थोड़ा सा अब रिकॉल हुआ हो कि बुलेट थ्योरी तो पढ़ी है। ठीक है, अच्छा बुलेट थ्योरी कहते हैं इसको, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी कहते हैं, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। इसके अलावा इसे मैजिक बुलेट कहते हैं, मैजिक बुलेट थ्योरी। मैं आपको बताऊंगी अब इसमें, हम पहले मैं आपको इसके नाम बता दूं एक बार ही ताकि आपको याद हो जाए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी ये नाम इस तरीके से क्यों रखे गए हैं इसको। ठीक है, रीज़न है इन सब नामों का। फिर उसके बाद हम इसको भी ये भी कहते हैं हाइपोडर्मिक सीरेंज थ्योरी। अब देखिए, बहुत जनरल कॉमन सेंस वाली एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से इनका ये नाम पड़ा। सिरिंज, आपको पता है जब भी आपको बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, तो आपको डॉक्टर क्या कहता है कि दवा अभी नहीं चलेगी, पहले हम कुछ इंजेक्शंस लगाएंगे ताकि थोड़ा जल्दी से सही हो जाए, थोड़ा रिलीफ हो जाए, और फिर उसके बाद दवा स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो नीडल है या सिरिंज है वो आपका क्या काम कर रहा है, सिरिंज आपको एक जल्दी से आपको रिलीफ दे रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट, इंस्टेंट इफेक्ट दे रहा है। सो दैट्स वाई इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइपोडर्मिक सिरिंज थ्योरी। अब मैं आपको बताती हूँ इसे नीडल थ्योरी क्यों कहते हैं। देखिए नीडल कितनी सी होती है, जैसे ये पेन का टिप है, ठीक, तो ये कितनी है, पतली सी टिप है, ये छोटा सा। ठीक है, तो नीडल की तरह है ये। अब आप इस पेन को अगर ऐसे रख दें, ठीक, तो ये कहाँ पर, सिर्फ इतनी जगह पर फोकस हो पाया, मतलब ये बिल्कुल शार्प है अपने काम के लिए। जो भी नीडल होती है उसका जो पॉइंट होता है वो बिल्कुल शार्प होता है। ऐसे ही इस थ्योरी का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल शार्प आता है, एग्जैक्ट आता है। ठीक है, इसलिए इसको नीडल थ्योरी कहा गया। ये याद रखिएगा ये वाली चीज़ कि जैसे नीडल का पॉइंट शार्प होता है आगे से, तो वो एक जगह फोकस करती है और एग्जैक्ट इफेक्ट देती है, ऐसे ही आपकी जो ये हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी है वो एग्जैक्ट इफेक्ट देती है। आप जो भी इसको इन्फॉर्मेशन दें उसका जो इफेक्ट होगा वो एग्जैक्ट मिलेगा। अब मैजिक बुलेट थ्योरी क्यों कहते हैं, देखिए ऐसा होता है कि इस थ्योरी में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सपोज एक्स मिल रही है या वाई मिल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे, वो आपका जो रिसीवर है वो एज इट इज़ एब्जॉर्ब कर लेता है बिना किसी क्वेश्चन के। वो कुछ नहीं पूछता, बिना इन्फॉर्मेशन को चैलेंज करे वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। सपोज आप कहें इसको कि x + y = b,
ये कहेगा ठीक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी, एक्सेप्टेड। ये नहीं कहने का है कि x प्लस वाई तो यार z होता है, नो, इट विल नॉट क्वेश्चन। रिसीवर आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। तो मतलब आप जिस तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हिट कर रहा है रिसीवर के, और वो वही समझ रहा है जो आप समझाना चाहते हैं। दैट्स वाई इसको कहते हैं मैजिक बुलेट थ्योरी। अब बुलेट थ्योरी, आप जैसे ही गन चलाते हैं उसमें से बुलेट निकलती है और उसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या होता है कि सीधा जाकर लगती है और इंसान मर ही जाता है। मरता नहीं तो कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंच ही जाएगा, मरने वाली सिचुएशन में पहुंच जाता है। तो एक बार यहाँ पर पक्का हो जाता है वो काम, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज मैजिक बुलेट थ्योरी। अगली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे आज, ये लास्ट थ्योरी है आज की, साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंशिएट थ्योरी। अब आपको भले ही आप साइकोलॉजिकल थ्योरी एक बार को भूल जाएं, पर आपको जिस तरह से मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ये थ्योरी इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन थ्योरी के नाम से या डिफरेंशिएट थ्योरी के नाम से आप इसको पक्का याद रखने वाले हैं, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये साइकोलॉजिकल अप्रोच के बेसिस पर है, जैसे नाम बता रहा है ये। तो ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है ऑन साइकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फिर भी साइकोलॉजिकल अप्रोच कैसे, वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। देखिए ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ठीक है, टू कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट है आपका सेलेक्टिव एक्सपोजर, और फिर दूसरा है सेलेक्टिव परसेप्शन। अब समझिए आप बात को। देखिए हम एक पर्टिकुलर मीडिया या पर्टिकुलर टाइप के मीडिया पर को ही अपने आप को एक्सपोज करते हैं। दैट मीन्स कि आप जैसे सपोज आपको पता है कि जो मम्मियाँ होती हैं या फिर कोई भी हमारे घर में एल्डरली विमेंस होती हैं, ठीक है, वो डेली सोप्स ओपेरा देखती हैं, डेली सोप सीरियल्स देखती हैं। तो उनका सेट होता है टाइम कि भाई मैं तो ये वाला अनुपमा और जो भी है पर्टिकुलर सीरियल्स देखूंगी, ठीक। तो उससे क्या हुआ, उनको एक सेलेक्टिव एक्सपोजर मिलता है, ठीक। अगर आप उनसे कहें कि नहीं आज हम एनीमे देखने वाले हैं, मम्मी आज चलो एनीमे देखते हैं, या फिर चलो दादी आज ना हम एक काम करते हैं, आज हम एक फिक्शन मूवी देखते हैं, साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं, स्पेस मूवी देखते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी इट। देयरफॉर उनका जो विजन है या फिर उनका जो मीडिया से रिलेटेड जो उनका विजन कहें हम, या मीडिया से रिलेटेड जो उनकी साइकोलॉजी है वो सेलेक्टिव रहती है, ठीक। तो जब उनके पास सेलेक्टिव एक्सपोजर मिलेगा, एक पर्टिकुलर मीडिया से उनको सेलेक्टिव एक्सपोजर मिल रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, उनका परसेप्शन भी सेलेक्टिव हो जाता है। अब आप किसी चीज़ के बारे में भी व्यूज़ दोगे तो उसी को तो दोगे जिसको आपने देखा है या पढ़ा है या सुना है, जिसके बारे में, उसके बारे में तो नहीं दे पाओगे जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। अब आपको नहीं पता कि आपके जो एल्डरली विमेंस हैं आपके घर में, वो सीरियल में क्या चल रहा है उसके बारे में आप उन्हें नहीं बता सकते, बट वो आपको बता देंगी। वहीं जब आप कहेंगे उनसे कोई एनीमे या कोरियन सीरीज़ देखने के लिए, या उनसे आप कहें कि कोई साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं, तो शायद वो भी अपना पर्सपेक्टिव ना दे पाएँ उस पर, या अपने व्यूज़ ना दे पाएँ। द रीज़न भी उन्होंने अपने आप को सेलेक्टिव एक्सपोज किया, सेलेक्टिवली एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए ओपन रखा, ठीक है, अपनी, जिसकी वजह से उनका परसेप्शन, ठीक है, वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, सेलेक्टिव हो गया। तो आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, यहाँ पर क्या हुआ, साइकोलॉजी, यहाँ पर जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू योर, कह रहा है कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं,
ठीक है, वो रिजल्ट किस में देती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में एक ही स्टिमुलाई। सपोज अब आप कहेंगे कि सिमिलर स्टिमुलाई कहाँ से आया, हमने तो डिफरेंट डिफरेंट ये पढ़ा, आपने बताया अभी अभी मैम कि मूवीज अलग अलग चल रही हैं, जेनरा अलग अलग हैं, ठीक है, तो सेम स्टिमुलाई कहाँ से आया। देखिए सेम स्टिमुलाई तो मतलब जब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है चीज़ें, उनका पर्सपेक्टिव वो बना हुआ है सीरियल के लिए, आपका पर्सपेक्टिव बना हुआ है किसी साइंस फिक्शन मूवी के लिए। अब आपको एक चीज़ दिखाई जा रही है तो आप दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वो उसमें किसी भी एक हॉलीवुड मूवी में वो इमोशनल पार्ट देखेंगे, आप शायद एक्शन पार्ट देख रहे हो उस मूवी में। दिस इज नोन एज स्टिमुलाई, सेम स्टिमुलाई, डिफरेंट रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल। ओके, चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब दोस्तों मैं चलती हूँ, ठीक है, अगली वीडियो में मिलूंगी। अगली वीडियो में हम दूसरी थ्योरीज के बारे में, दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करती हूँ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कर देना या लेट मी नो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे बताएं मुझे, चाहे आप यहाँ पे यूट्यूब पे बताएं, बस फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं वो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, या वो किसी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो लेट देम नो कि हाँ, देयर इज़ an academy, there is a place where you can get every material related to your journalism and mass communication, and that is Taxa Academy। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल, हमारी एकेडमी अवेलेबल है, और यूट्यूब पे भी। चलिए अब मैं चलती हूँ, टाटा, बाय बाय।